नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करने वाले हैं। सुजीत बांगर हैं, फाउंडर है टैक्स बडी के। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि नवंबर का महीना बीत चुका है और अब टैक्स प्लानिंग के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं, और कंपनियां, आपके जो एम्प्लॉयर होंगे उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशंस वगैरह, ताकि कहाँ कहाँ डिडक्शंस हो रहे हैं, सारी जानकारी अब आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी मांगी जाएगी। तो ऐसे में आपको तैयारी शुरू करनी है और वही तैयारी आज करवाएंगे सुजीत जी, और आपको बताएंगे भी कि कैसे आप टैक्स यहाँ पर बचा सकते हैं, कैसे अलर्ट रहे, कैसे समय पर टैक्स की प्लानिंग करें। सुजीत जी, सबसे पहला सवाल, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? 12V फॉर्म के बारे में बताइए, उसकी अहमियत क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, कैसे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए समय पर भरकर? देखिए 12B भी ऐसे दो प्रकार के फॉर्म हैं। सो सबसे बड़े थैंक यू वेरी मच, यहाँ नाइस टू बी हियर विद दिस शो। सेम है सर, सो सेम। आपके दर्शक हमारे आपसे बहुत सुनने के लिए बेताब थे। काफ़ी समय के बाद आप हमारे साथ आए हैं, बताइए सर। या यार, बट देर आए दुरुस्त आए, ये टाइम बहुत सही है। आज नवंबर महीना एंड हुआ है, दिसंबर महीना स्टार्ट हो रहा है हम्म। और जस्ट फाइनेंशियल ईयर के वी कैन से ऑलमोस्ट फैग एंड पे है। चार हम्म। महीने ही बचे हैं फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने के। बिल्कुल। और ये पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पीरियड में आपको एचआर आपको रिमाइंड करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन दे दो, 12BB फॉर्म भर के दे दो। फिर आपके मन में आप एक तो प्रोक्रेस्टिनेशन सॉर्ट ऑफ होता है, अरे यार कर देंगे, बाद में कर देंगे। अगर आपको फॉर्म भर के भी देना है तो आपको आपके मन में बहुत क्वेरीज होती हैं कि मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, किस चीज से मेरा टैक्स से हो सकता है, क्या चीज मैं एचआर को बताऊं। फिर एचआर उसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस रेज करता है, उसको आपको प्रूफ मांगता है, तो हम बोलेंगे प्रूफ तो हम इन्वेस्टमेंट के बाद देंगे, तो एचआर उस चीज को एग्री नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीजें इस समय हो सकती है। तो इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आप एक प्रोसेस प्लान कर सकते हो, इन्फॉर्म डिसीजन से आप प्रॉपरली आपका टैक्स रिजीम चूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड कर सकते हो, और जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि एचआर आपका टीडीएस कम करेगा, आपका टैक्स इन्वेस्ट प्लानिंग के कारण टैक्स बचेगा। और अगर आपको आपका टैक्स किसी कारण ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है तो आपको रिटर्न फाइलिंग के बाद रिफंड भी आ जाएगा। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है टैक्स प्लानिंग का, और इस टाइम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुजीत जी, अब मैं एक एक करके चीज़ें आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं 12 दर्शकों को बता दूं कि जो एम्प्लॉयर होते हैं वो सैलरीड क्लास के लोगों के लिए इनकम और टैक्स सेविंग डिडक्शंस की पूरी कंप्लीट जानकारी मांगते हैं, और 12V फॉर्म के जरिए वो जानकारी आपको देनी पड़ती है। अगर वो आपने सही समय पर सही जानकारी भरी, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से डिक्लेयर किया, तो टीडीएस और टेक होम सैलरी, आपकी टीडीएस भी कम कटौती होगी, टेक होम सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। अब डिक्लेरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं सुजीत जी, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे पहले स्टेप्स में हम अपनी इनकम और निवेश की डिटेल्स तैयार करते हैं और फिर एचआरए, टैक्स सेविंग के डॉक्यूमेंट्स ये जुटाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम दिखा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो नया चेंज लाया है, ये करंट ईयर के बजट से, करंट करंट फाइनेंशियल ईयर से जो नया, इस आर्थिक वर्ष से जो नया चेंज आया है, वो ये है कि टैक्स रेजिम, आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम जो है, वो न्यू टैक्स रेजिम होगा। पिछले साल तक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम आपका ओल्ड टैक्स रेजिम था। तो इसका इसका मीनिंग ये है कि आप अगर एचआर को बताएँगे नहीं कि आप कौन-सा रेजिम फ़ॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एचआर आपका टैक्स डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से करेगा। तो अगर तो पहला एक चांस आपका ऑलरेडी आपने मिस किया है। अप्रैल के महीने में आपको एचआर ने पूछा होगा कि आप कौन-सा टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने उस समय ओल्ड टैक्स रेजिम बताया है, तो फिर एचआर आपको अभी डिडक्शन माँगेगा। ए? अगर आपने उस समय न्यू टैक्स रेजिम बोला है या कुछ भी बोला नहीं है, तो आपका टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम्स के हिसाब से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एचआर आपके डिडक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा।
तो सबसे पहले चीज आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपने एचआर को इंटीमेट किया है क्या रिगार्डिंग आपकी चॉइस ऑफ टैक्स रिजीम। ये पहली चीज। ओके। दूसरी चीज जो है कि आप एक नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या-क्या एक्सपेंसेस किए हैं, क्या-क्या ऑलरेडी पेमेंट्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं 1 अप्रैल से लेके नवंबर एंड तक। वो आप नोट डाउन कीजिए और क्या इन्वेस्टमेंट और क्या एक्सपेंसेस आप करने वाले हैं 1 दिसंबर से 31 मार्च तक। ये आप नोट डाउन कीजिए और उस एक्सपेंसेस का और उस पेमेंट्स का जो है आप टैक्स सेविंग इंसिडेंस देखिए। जैसे आप ज़ोमैटो को या स्विगी को जो पेमेंट कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर वैसे मेरी 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 बेटियाँ स्कूल में जाती है तो मैं उनको स्कूल की फी पे कर रहा हूँ। मैंने कुछ हेल्थ चेकअप करता हूँ बाय एनुअली तो उसका मैंने पेमेंट दिया है। मेरे हेल्थ इंश्योरेंस का अभी मुझे अभी अपने शो से पहले मुझे मेरे एडवाइजर का फ़ोन आया था कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू है सर वो पे कीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस मैं पे कर रहा हूँ टैक्स सेविंग के लिए, मेरे और मेरे फैमिली के सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारे पेमेंट जो है जैसे लाइफ इंश्योरेंस का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, होम लोन का मेरा ईएमआई जा रहा है। ये आप सब नोट करके लिखो। ये सब आप एक कागज़ पे रखो और ये सारे डिटेल्स जो है अलोंग विथ आपको वर्किंग करना है कि मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग करने के लिए आपको और कुछ इन्वेस्टमेंट करने हैं क्या नहीं करने हैं, उसका भी आप वर्किंग करो और ये दोनों का वर्किंग जो ऑलरेडी हुआ है उसका वर्किंग और जो आप करने वाले हैं उसका वर्किंग वो वर्किंग आपको आपके एचआर को देना है। एचआर आपको इसके प्रूफ्स भी मांग सकता है तो इसके लिए एक आप फ़ोल्डर कीजिए, उस फ़ोल्डर में आप ये सारे एविडेंसेस, प्रूफ्स जो है उसमें रखिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक़्त एक भी प्रूफ आपको फाइल नहीं करना पड़ता, लेकिन एचआर आपको माँग सकता है, ये प्रूफ्स। तो जब भी एचआर माँगेगा, तो आपके पास ये प्रूफ्स रखिए। अगर आप कुछ फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, तो आप वैसा एचआर को बताइए और जब भी पेमेंट होता है उसका डेट बताइए कि हम 12 फरवरी को पेमेंट कर रहे हैं, 15 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं। और जब भी आपका प्रीमियम का या किसी का पेमेंट होता है, तो आप वो एविडेंस एचआर को आप दे दीजिए। ओके। ये करते वक़्त कुछ हिडन डिडक्शंस होते हैं जैसे एलटीए या जो थोड़े हिडन नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि उसके भी आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर भी टीडीएस हो जाएगा आने वाले 3-4 महीने में। तो इस अप्रोच से आप जाएँगे तो वो एचआर के पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का डेटा भी जाएगा, प्रूफ्स भी जाएँगे और एचआर को कोई दिक्कत नहीं होएगी आपका टैक्स कम डिडक्ट करने में। तो ये अप्रोच यूज़ करना इम्पोर्टेंट है एज़ बिल्कुल। ऑफ नाउ। तो पूरी तरह से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, तब आपके टीडीएस कटौती भी कम होगी, आपके टेक होम सैलरी भी बढ़ेंगे और आप अगर तैयारी के साथ जाएँगे तो आपको और भी बचाने के नए-नए विकल्प मिल सकते हैं। चलिए टैक्स सेविंग के और कुछ विकल्प की चर्चा करते हैं। अब एटीसी की बात करते हैं। एटीसी में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए टैक्स बचा सकते हैं? देखिए एटीसी ऐसा है ना कि जैसे हम टूथपेस्ट बोले तो कोलगेट बोलते थे या फिर वनस्पति घी बोले तो डालडा बोलते थे, वैसे डिडक्शन बोले तो एटीसी बोलते हैं। तो ये एक कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनकम टैक्स का डिडक्शन इज़ ओनली एटीसी। तो पहली चीज़ एटीसी जो है 1,50,000 का डिडक्शन देता है बट 1,50,000 के बियॉन्ड भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अभी एटीसी में क्या आता है? तो एटीसी में सबसे सिंपल चीज़ आप जो डेली चीज़ें करते हैं ना, मैक्सिमम वो एटीसी में आती है। तो जैसे आप ट्यूशन फी पे करते हो आपके बच्चों का, वो एटीसी में आता है। आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, वो एटीसी में आता है। आप होम लोन का ईएमआई देते हैं, तो उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, वो एटीसी में आता है। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं, वो एटीसी में आता है। तो प्रैक्टिकली आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं या वेरियस प पी पीपीएफ में करते हैं, ईपीएफ में करते वगैरह, हैं, किसान वॉलंटरी विकास पीएफ में पत्र, कई करते हैं, सारे ऐसे स्कीम्स हैं। ऐसे। जी, जी। सर, अब मेरा एक सवाल ये भी होगा, जो ईपीएफ एम्प्लॉयी की जो कटौती होती है, एक हिस्सा आप भरते हैं, एम्प्लॉयी भरता है, दूसरा एम्प्लॉयर आपके लिए जमा करता है ईपीएफ में, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड में। उसका भी कोई हिस्सा क्या एटीसी के अंदर में आ जाता है ताकि लोग एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ना करें एटीसी के जरिए? देखिए प्रोविडेंट फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, आप करें, आपके एम्प्लॉयर करे, तो अराउंड 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आप प्रैक्टिकली आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं, राइट? तो एट
एपी प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो एटीसी में आते हैं। उसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने कर सकते हैं? 1,50,000 ऑब्वियसली, क्योंकि एटीसी का जो अपर लिमिट है वो 1,50,000 है। हम्म। तो लेकिन पॉइंट यह है कि एटीसी में बाकी चीजें भी आने वाली है। हम्म। तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड ही नहीं आने वाला, बाकी चीजें भी ऑलरेडी आ रही हैं। न- तो बाकी चीजों को घटा के एटीसी जितना बचता है हम्म। उतना पीएफ में जाए तो वो लॉजिकल रहेगा। ओके, तो ये उसके कैलकुलेशन बियॉन्ड आपको अगर करना जाते हैं, पड़ेगा। हाँ, उसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो टैक्स बेनिफिट, टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको अगर वो अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंट तो आप ले सकते हैं। लेकिन करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन आपको एटीसी में 1.5 लाख के बियॉन्ड नहीं मिलेगा। ओके सर, अब 80D की तरफ आते हैं, जहां पर हम इंश्योरेंस जो लाइफ ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हैं उसके डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं। तो इसकी लिमिट क्या होती है? अगर मैं नॉन सीनियर सिटीजन हूं, मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, देखिए, या दोनों सीनियर सिटीजन हैं, या दोनों नॉन सीनियर सिटीजन हैं, तो उसका डिडक्शन कहां तक रहता है? क्या लिमिट है सर उसकी 80D की? देखिए एटीडी में एक तो जो कॉमन चीज है वो मैं बताता हूँ, और जो चीज मिस हो जाती है वो मैं बता देता हूँ। हम्म। एटीसी में जनरली 25,000 तक का आपका डिडक्शन है। आपको आपके डिपेंडेंट को, सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है आपके पास तो 25 का 50,000 हो जाता है। सीनियर सिटीजन है तो 25 का 50,000 जो अमाउंट है वो हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं वो ये है कि जो एटीडी में एनुअल हेल्थ चेकअप के भी डिडक्शन है। तो एनुअल हेल्थ चेकअप जो हम खुद के लिए करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, कभी-कभार आरटी-पीसीआर टेस्ट करते हैं या वेरियस सॉर्ट ऑफ ब्लड टेस्ट और ये चीजें करते हैं। तो एनुअल हेल्थ चेकअप जो होता है, वो एनुअल हेल्थ चेकअप पे अपने को ना 5,000 का डिडक्शन है एटीडी में। तो 5,000 का डिडक्शन वो भी आपको क्लेम करना है। नाउ 25,000 का जो डिडक्शन है एटीडी में, इसमें पॉइंट ये है कि आप आपकी हेल्थ की पॉलिसी आप टैक्स डिडक्शन के लिए नहीं ले रहे। आपको अपने फैमिली को, खुद को, डिपेंडेंट को आपको हेल्थ इमरजेंसी में सिक्योर रखना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको और आपके फैमिली को हेल्थ और मेडिकल एक्सपेंसेस की सिक्योरिटी के लिए आपको कितना कवरेज चाहिए। वो कवरेज अगर आपका 18,000 आ रहा है, राइट? तो भले ही 25,000 का डिडक्शन है, आप 18,000 का ही प्रीमियम पे करोगे, वो डिडक्शन आप ले लो। उसके लिए आपको एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है हेल्थ चेकअप। बट एट द सेम टाइम अगर आपका हेल्थ प्रीमियम 30-40 हजार आ रहा है तो डिडक्शन 25,000 का है, इसलिए मैं सिर्फ 25,000 का ही हेल्थ चेक पॉलिसी ले लो, ऐसा भी नहीं है। तो आपको हेल्थ पॉलिसी आपके हेल्थ को, आपके फैमिली के मेडिकल खर्चे को सिक्योर करने के लिए लेनी है। सिर्फ वो करते हो तो आपको एक ध्यान में रखना है कि 25,000 तक का जो मेरा खुद का प्रीमियम है उसके ऊपर मुझे डिडक्शन है। मेरे पेरेंट्स होते हैं तो आप 25,000 आपको एडिशनल मिलता है। सीनियर सिटीजन है तो 25,000 का 50,000 हो जाता है। तो ये सारी चीजें का बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट इस चीज में प्राइमेसी आपकी होनी चाहिए। पहली चीज कि आपके फैमिली को कितना कवरेज लगना है वो आप देखिए, और वो कवरेज सबसे पहले लीजिए। और हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस को आप, उसका डिडक्शन मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, उसको आप भूलिए मत। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखना है एटीडी में। तो एटीसी 80D के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट से। आप जहाँ जहाँ इंटरेस्ट भरते होंगे, चाहे वो एजुकेशन लोन पे भरते होंगे या आपने होम लोन ले रखा होगा तो वहाँ पे ब्याज, और ऐसे कौन कौन से ब्याज जो हम भरते हैं उस इंटरेस्ट लॉस को हम क्या इनकम टैक्स में राहत मिलती है क्या? वो हम सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? देखिए सबसे बढ़िया इंटरेस्ट पे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिडक्शन है सबसे बढ़िया। हम्म। एक है होम लोन। ओके। होम लोन, सी वी ऑल एवरीबॉडी मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास में आते हैं। हम सबका ड्रीम होता है एक घर लेना, और घर होम लोन के सिवा पॉसिबल ही नहीं होता। तो होम लोन पे जो हम ईएमआई देते हैं, तो ईएमआई शुरुआती दिनों में प्रिंसिपल का कंपोनेंट कम रहता है, इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज्यादा रहता है। बिल्कुल। और प्रिंसिपल जो है, मैंने जैसे पहले बोला कि प्रिंसिपल एटीसी में आता है, हम्म। प्रिंसिपल का डिडक्शन। और एटीसी ऐसा है कि उसमें पूरा मतलब वो डिडक्शन का कुनबा है, उसमें 1.5 लाख में बिल्कुल सब आ सही बात है। जाता है। तो लेकिन इंटरेस्ट के लिए स्पेशल ध्रुव तारा होता है ना, वैसे उसको इंटरेस्ट के लिए स्पेशल जगह है। होम लोन का जो इंटरेस्ट है ना, उसको स्पेशल डिडक्शन है। हम्म।
और होम लोन का अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई घर मेरा होम लोन पे लिया है, राइट, हम्म। और उसके ऊपर मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ, साल का मैं मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऑलमोस्ट उसका 3.5 लाख आ रहा है, सपोज ईएमआई में से साल का जो मेरा ईएमआई जा रहा है उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट 3.5 लाख का होता है। आप होम लोन का आप स्टेटमेंट देखोगे ना तो उसमें हर महीने का ईएमआई का ब्रेकअप आपको दिखेगा, इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, बहुत सिंपल है। आपको पूरे 20 साल का एक शीट मिलता है, उस शीट में आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कितना जा रहा है, प्रिंसिपल का ब्रेकअप आपको रेडीमेड मिल जाता है, तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू गेट। तो मेरा अगर 3.5 लाख का मेरा इंटरेस्ट जा रहा है होम लोन पे, तो 3.5 लाख में से मुझे मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा करंट ईयर, एवरी ईयर 2 लाख का। हम्म। और अगर मेरी प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप पे है, मेरी और मेरी वाइफ की, हाँ हाँ। तो उसमें से 2 लाख तक का डिडक्शन मुझे मिलेगा, और बचे हुए अमाउंट में अप टू 2 लाख अगर वाइफ को मिलेगा। जैसे ये 3.5 लाख का है, तो 2 लाख का मैंने लिया तो 1.5 लाख का वाइफ लेगी, या वाइफ लेगी 2 लाख का, मैं 1.5 लाख का लूंगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट मेरा 5 लाख या 6 लाख जा रहा है, हम्म। तो मुझे 2 लाख मिलेगा मैक्सिमम, बच गया 4 लाख 6 लाख में से, और वाइफ को 2 लाख मिलेगा मैक्सिमम। हम्म। तो बाकी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 2 लाख का तो डिडक्शन मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये बहुत बढ़िया डिडक्शन है, इसको हमें मिस नहीं करना, ये हमें लेना ही है। इसमें एक ट्रिक है कि अगर आपने होम लोन पे प्रॉपर्टी ली है और वो आप अपने रेंट पे दी है, हम्म। सपोज मुझे रेंट आ रहा है, तो ये 2 लाख का लिमिट नहीं है, फिर उसके ऊपर आपको जितना इंटरेस्ट आ रहा है, जितना रेंट आ रहा है, टू दैट एक्सटेंट आप इंटरेस्ट डेबिट कर सकते हैं। म्हणजे मतलब फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख का मुझे रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी के, हम्म। और इसी एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि अगर 6 लाख का मेरा इंटरेस्ट जा रहा है होम ओके लोन का, ओके तो मुझे पूरे 6 लाख का रिडक्शन मिलेगा अगेंस्ट रेंटल इनकम ऑफ 8 लाख। ओके ओके। अगर वो मेरा अगर मैंने वो लेट आउट किया प्रॉपर्टी, तो हम्म ये हो गया होम लोन इंटरेस्ट का। और हम्म। दूसरा जो मैं बोल रहा था ना, बहुत इंटरेस्टिंग डिडक्शन है, और वो मैक्सिमम पीपल मिस आउट कर जाते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। हम्म। तो एजुकेशन लोन आजकल हायर एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। हम्म। आप मेडिकल देखो, इंजीनियरिंग देखो, या फिर बहुत सारे लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बच्चे बिल्कुल। जाते हैं पढ़ने के लिए। और बैंक्स भी आपके पास पीछे, मतलब बैंक्स भी, ये अच्छी बात है कि बैंक्स आर रेडी टू ऑफर लोन टू स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव थिंग है। तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप जो भी इंटरेस्ट आप उसके ऊपर ये कर रहे हैं, पे कर रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल सकता है। हम्म। आप जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं होम लोन एजुकेशन लोन पे, उसका आपको डिडक्शन मिल सकता है, उसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है, सीलिंग नहीं है, तो आप ले सकते हैं वो ओके डिडक्शन। तो एजुकेशन लोन का जो डिडक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इंटरेस्ट के दो मेजर डिडक्शन है जो हमें मिस आउट नहीं होने चाहिए। ओके बिल्कुल सही, अच्छे से आपने बता दिया कि आप तो कंबाइन अगर आपने वाइफ के साथ मिलके घर लिया है तो वहाँ पर दोनों लोग 2-2 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अगर आपने किराए पे भी अगर आपने घर दे रखा है तब तो वहाँ पर कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है। तो ये आपने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया, 80C 80D और फिर सेक्शन 24 का और सेक्शन 80E एजुकेशन पर मिलने वाले लोन पर जो ब्याज करेक्ट। आप देते हैं उसको भी छूट ले सकते हैं। सर एक और रह गया है वो 80CCD 1B जो एनपीएस पे मिलता है 50,000 रुपए का अतिरिक्त छूट, वो कितना फायदेमंद है? लेना चाहिए सभी सैलरीड क्लास को उसका फायदा? देखिए, एनपीएस ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, तो हम्म। उसके ऊपर तो मैं बोलता हूँ लेना ही चाहिए। मतलब आपको देखो, रिटायरमेंट का प्लानिंग तो सबको करना है, और रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए अगर मैं मेरे 20s में हूँ, 30s में हूँ, अर्ली 40s में हूँ, आंख बंद करके एनपीएस के पीछे जाना है। ओके अभी बिल्कुल। एनपीएस में दो चीजें हैं। हम्म एटीसी में भी आप एनपीएस में सेव कर सकते हैं, हम्म। लेकिन जैसे मैंने बोला एटीसी में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एटीसी में आपका कोई पोर्शन बचा ही नहीं 1.5 लाख का, हाँ हाँ। राइट। ये नौबत बहुत बार आ जाती है। ओके। तो उस समय हमारे पास ये वाइल्ड कार्ड है हमारे पास एनपीएस का, कि जब एटीसी के 1.5 लाख कंप्लीट होते हैं, तो एनपीएस के 50,000 अपने पास एडिशनल मिल सकते हैं। हम्म। तो आप एटीसी का ब्रैकेट आपका कंप्लीट होता है, तो आप एनपीएस के 50,000 की तरफ जाइए। उस समय एक ही क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास इन्वेस्टेबल कैश सरप्लस होना चाहिए।
ओके। क्योंकि आपको वो कैश आपके कैश फ्लो में से वो आउटगो होने वाला है हुँ, 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 हुँ। 50,000 का। जैसे ओके, फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अभी देखना है कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो मुझे देखना है कि मैं एनपीएस में मेरा एटीसी में पूरा हो गया पूरा। तो अभी ओके, एटीसी के बियॉन्ड मुझे 50,000 डालना है, तो मेरी उसमें कैश एक्सपेंस मेरे कैश कॉर्पस मेरे बैंक में उतना तो मेरे पास उतनी कैपेसिटी है क्या वो 50,000 ओके। का कैश आउटगो करने की, या अगर है तो मुझे वो इन्वेस्ट करना है उसमें। ओके। सर सर अब वक्त कम है, 2-3 सवाल मेरे रह गए हैं, तो ये जानना दर्शकों को ज़रूरी है, मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। एचआरए टैक्स छूट का कैलकुलेशन बता दीजिए, ये भी काफ़ी अहम फैक्टर है और काफ़ी टैक्स इससे बच भी जाता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, काम करने वाले सैलरीड क्लास के लोगों के लिए काफ़ी अहम है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है? क्या अगर किसी के पास खुद का घर है, उसके बाद भी एचआरए वो रेंट एग्रीमेंट देकर या कहीं पे किराए पे रह सकता है, इस तरह की भी व्यवस्था है क्या? इसको क्लियर कीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक सिटी में, अगर आप पुणे में रहते हैं, पुणे में आपका खुद का घर है और आप वहां पे एचआरए क्लेम कर रहे हो, तो आपको एचआरए की छूट नहीं मिलेगी वहां पे, हुँ, हुँ। लॉजिकली। राइट। तो लॉजिकल है ना, अगर मेरा घर पुणे में है तो मैं रेंट पे कैसे रहूंगा वहां पे? बिल्कुल सही बात है। ये लॉजिकल है। तो आपको वहां पे वो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, एचआरए में क्या होता है, आपको दो चीज होता है। कंपनी आपको आपके सैलरी के स्ट्रक्चर में एक पोर्शन बताती है, ये आपका एचआरए है, हुँ, हुँ। 25,000 आपका एचआरए है। हुँ, हुँ। लेकिन प्रैक्टिकली आप जाते हैं फ्लैट लेने, तो आप बोलते नहीं उसको, लॉर्ड को, अरे भाई मुझे 25,000 एचआरए मिल रहा है, तुम मुझे फ्लैट 25,000 में दे दो, ऐसा नहीं। वो आपको उसके मार्केट रेट से आपको फ्लैट रेंट पे देने वाला है। हुँ, हुँ। राइट। तो अगर सपोज आप वहां 40,000 का रेंट पे कर रहे हैं, तो कंपनी आपको 25,000 का एचआरए दे रही है, आप 40,000 का रेंट पे कर रहे हैं। तो एक इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको एचआरए के डिडक्शन के अमाउंट वर्कआउट करनी है। तो वो जो अमाउंट आती है उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, ये पहली चीज। हुँ, हुँ। अभी ये लेने के लिए आपको, आप जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ आपका वैलिड रेंट एग्रीमेंट आपको करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट ट्रांसफर होना चाहिए, और आप उससे ना एक रेंट रिसिप्ट लीजिए, या मेल पे उस पर रिवर्ट लीजिए कि आई हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, या फिर एक रेंट रिसिप्ट ले लीजिए उससे। तो एक तो आपने एग्रीमेंट कर लिया, आप एक्चुअली उसको पे कर रहे हैं। और जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे, तो उसमें आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और ये सारी चीजें देनी पड़ती है। जस्ट एक आउट ऑफ वे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कि आप अपने लैंडलॉर्ड को सेंसिटाइज कीजिए कि जब रिटर्न फाइल करोगे तो भैया आप आपके रिटर्न में मैं जो रेंट दे रहा हूँ वो इनकम दिखाओ। हुँ, हुँ। क्योंकि बाद में क्या होता है, मैचिंग होता है। हुँ, हुँ। लैंडलॉर्ड में अगर वो इनकम नहीं दिखाया, तो गलती उसकी है, लेकिन क्वेश्चन आपको भी आ सकता है कि आपने रेंट इनकम दिखाया है, उसने वो दिखाया नहीं। तो ऐसी नौबत आई नहीं, इसलिए थोड़ी आप फ्री का उसको सलाह भी दे दीजिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। और लास्ट पॉइंट, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या ऐसा कुछ है, तो आप, और आप रेंट पे रह रहे हो, तो आप एटीजी का डिडक्शन ले सकते हैं उस समय। एचआरए नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप हाउस रेंट पेड का डिडक्शन ले सकते हैं एज ओके, पर द फॉर्मूला ओके। प्रिस्क्राइब्ड। सर ये तमाम सेक्शन के अलावा आपको क्या लग रहा है और भी कुछ छूट जो एम्प्लॉइज़ जो सैलरीड क्लास है वो यहाँ पर ले सकते हैं? उनके लिए और कुछ उपाय बता दीजिए टैक्स बचाने के? देखिए, टैक्स बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम जो बेसिक मिनिमम है वो ही हम नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले हमने क्या क्या किया है पूरे साल में, उस चीजों को मिस आउट मत करो। कि जो मैंने ट्यूशन फी पे किया है, जो चीजें मैंने किया है, उसको आप मिस आउट मत करो। और एट द सेम टाइम टैक्स रेजिम का जो सिलेक्शन है, वो बहुत कॉन्शियसली आपको करना है। डोंट गो बाय हर्ड मेंटालिटी कि ये मेरे दोस्त ने ये किया है तो मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा ये बैंक वाले का फोन आ गया, वो बोला कि सर आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो मैंने ले लिया। डोंट गो विद दिस फ्लो। टेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड डू स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और बेसिक मिनिमम जो चीजें हैं अभी हमने जो बोली, वही अगर सिर्फ टैक्स पेयर या यूजर करता है ना, तो उसका टीडीएस कम जाएगा, उसको कैश फ्लो उसका प्रॉपर्ली मेंटेन होगा। फरवरी मार्च में सैलरी पूरा टीडीएस में गया है, हाथ में कुछ आया ही नहीं, बस लोग दोस्तों से लोन लेना पड़ रहा है, ये नौबत नहीं आएगी। और जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस समय एक्स्ट्रा टैक्स पे करने की मोमेंट भी नहीं आएगी। तो इसलिए अभी बेसिक मिनिमम जो चीजें हैं वो अगर सिंसियरली करे,
तो कोई वाइल्ड एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं। यही चीजें अगर सिंसियरली करे, एडवांस में करे, तो अच्छा टैक्स प्लानिंग हो सकता है, अच्छा टैक्स सेविंग हो ओके सकता सर। सर हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, हमने कोशिश यही की कि ग्राफिक्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके, हर चीज़ का डिस्कशन संभव भी नहीं है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंटर्स फॉर्म में लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाया। आखिरी सवाल सर, 10 से 20 सेकंड में आपको देना पड़ेगा, नया टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, क्या चुनाव करना चाहिए? इस पर हालांकि हमने आधे घंटे के शो भी कर चुका हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी आपसे आपकी राय भी बहुत अहम है हमारे लिए। है। अप टू 10 लाख न्यू टैक्स regime, beyond 10 lakh it's your decision based on your facts। ओके, तो आपकी इनकम क्या है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, उस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि हमारे पिछले शो को भी आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पेज के जरिए, जिसमें पूरी बारीक बातें वहां पर बताई गई। शुक्रिया सुजीत जी, वक्त कम था लेकिन आपने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पॉइंट्स लोगों को बताई और हेल्प भी किया कि वो किस तरह से टैक्स प्लानिंग समय रहते, वक्त रहते Thank you। कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए उनको। चलिए, टैक्स मंत्र की इस खास बुलेटिन को यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।